हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग पर आयसा का विधानसभा मार्च, पुलिस रोकने में नाकाम। राज्य में लंबित छात्रवृत्ति भुगतान और अनिवार्य किए गए परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन को रद्द करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा ने शुक्रवार को रांची के बिरसा चौक से झारखंड विधानसभा तक बड़े पैमाने पर पैदल मार्च का आयोजन किया। इस आंदोलन में रांची सहित हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गुमला, लोहरदगा और साहिबगंज जैसे जिलों से आए बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए, जिससे राजधानी में दिन भर माहौल गर्म रहा। मार्च के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि कई महीनों से छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है, जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। बिना किसी उचित आधार के पैन नंबर को अनिवार्य किया गया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बार बार आश्वासन दिए, लेकिन वास्तविक कार्रवाई नहीं हुई है। मार्च को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से तैनात था। बिरसा चौक से ही पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वैन मंगाई और लगभग दर्जन भर छात्रों को वैन में बैठाया भी गया। छात्रों और पुलिस के बीच काफी खींचातानी हुई, जिससे कई छात्रों को चोट भी आई है। हालांकि छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च को रोकने का प्रयास बताते हुए विरोध तेज कर दिया और बैरिकेड को पार करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। पुलिस के प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। मार्च के दौरान आयसा के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबंधित अधिकारियों को एक 4 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। सभी कोर्स के छात्रों की लंबित छात्रवृत्तियों का तत्काल भुगतान और भविष्य में कोई बाधा न आए, इसकी गारंटी की जाए। छात्रवृत्ति प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी त्रुटियों और कार्यालयों के चक्कर से स्थायी मुक्ति, साथ ही पर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही मैट्रिक और इंटर परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि को अविलंब वापस लेना, साथ ही पैन नंबर की अनिवार्यता तुरंत समाप्त करना शामिल है। आज एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश होंगे हेमंत सोरेन। आगे की तारीखों में मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी समन अवहेलना प्रकरण में आज शनिवार को रांची स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे की तिथियों पर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट रहेगी। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में कोर्ट चाहे तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया है कि 12 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है और यदि उस दिन आरोप तय होते हैं तो हाईकोर्ट में लंबित याचिका प्रभावित हो सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि 12 दिसंबर को स्थगन के लिए आवेदन दिया जाता है तो निचली अदालत उसे स्वीकार करे और अगली तारीख 18 दिसंबर के बाद निर्धारित करे। हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है। आरोप है कि जमीन से जुड़े एक मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल 2 पर ही एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुए। एजेंसी का कहना है कि यह समन अवहेलना की श्रेणी में आता है। 2 साल से लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आजसू पार्टी 9 दिसंबर को निकालेगी पैदल आक्रोश मार्च। आजसू पार्टी ने शुक्रवार को हजारीबाग परिसदन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी को लेकर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति लंबित है, जिसके कारण लगभग 11,45,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर पूरे राज्य में शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश पैदल मार्च कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 9 दिसंबर को हजारीबाग में गांधी मैदान से डीसी कार्यालय तक भव्य पैदल आक्रोश मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में छात्र और युवा शामिल होंगे और डीसी कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपेंगे। झारखंड विधानसभा में 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। संसदीय कार्य मंत्री ने सभा पटल पर रखा कृत्य कार्रवाई प्रतिवेदन। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक प्रकाश से पहले संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पिछले मानसून सत्र 1 अगस्त से 4 अगस्त और 22 अगस्त से 28 अगस्त की अवधि में सरकार के आश्वासनों और एक्शन टेकन रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा। इससे पहले स्पीकर ने सभापति मनोनीत किया। साथ ही कार्य मंत्रणा समिति
का गठन किया गया। बता दें कि सोमवार यानी 8 दिसंबर को सरकार वित्तीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। 5 दिवसीय सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की भी संभावना है। वही विपक्ष सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हमलावर रुख अपनाने की योजना बना रहा है। हालांकि 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक के दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने की अपील की थी। साथ ही सदन के समय का अधिकाधिक सदुपयोग करने का आग्रह किया था ताकि जनहित से जुड़े मुद्दे अधिक से अधिक उठ सके। जेपीएससी के कई नतीजे लंबित, छात्रों ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। झारखंड के छात्रों ने जेपीएससी की 2 महत्वपूर्ण भर्तियों फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ के लंबित परिणाम को लेकर महामहिम राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की अपील की है। छात्रों ने अपने पत्र में बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का विज्ञापन जून 2023 में निकाला गया था। इसकी मुख्य परीक्षा 27 मई 2024 को हो चुकी है। इंटरव्यू की तारीख 12 जून 2024 को जारी हुई थी, लेकिन ना तो इंटरव्यू हुआ और न ही परिणाम जारी हुआ। इसी तरह सीडीपीओ की भर्ती का विज्ञापन 2023 में प्रकाशित हुआ था। इसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2024 में संपन्न हो चुकी है, फिर भी परिणाम जारी नहीं हुआ। छात्रों ने बताया कि वे अब तक कई बार जेपीएससी सचिव से मुलाकात कर चुके हैं और लगभग 10 बार आयोग के सामने आंदोलन भी कर चुके हैं। कार्मिक विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की गई, जहां हर बार 15 दिनों में परिणाम आने का भरोसा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग 1 साल से छात्र परेशान होकर विभागों के चक्कर काट रहे हैं। छात्रों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे मामले को संज्ञान में लेते हुए जेपीएससी को जल्द से जल्द इन दोनों भर्तियों के परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। धनबाद के कचरा गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों के बीच मची अफरा तफरी, 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर में शुक्रवार को एक कचरा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घना धुआं और ऊंची ऊंची लपटें देखकर स्थानीय लोग डर गए। कई दुकानदारों ने नुकसान से बचने के लिए एहतियात के तौर पर अपनी दुकानों से सामान हटाना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक आग काफी विकराल थी, जिससे इसे बुझाना काफी मुश्किल हो रहा था। आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। झरिया पुलिस स्टेशन की एक टीम भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। कचरा गोदाम के मालिक दीपक साहू ने बताया कि घटना के समय वह मंदिर में थे। उनके स्टाफ ने उन्हें फोन करके गोदाम में आग लगने की जानकारी दी। जब वह पहुंचे तो पूरा गोदाम आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग की तीव्रता देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने आग से हुए नुकसान का अंदाजा 70 से 80 लाख रुपए का बताया है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे देवघर, बाबूलाल मरांडी के साथ कई नेता रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार की देर शाम अपने 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। उनके साथ गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। नड्डा रात करीब 8 बजे विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ढोल, नगाड़ों और पार्टी झंडों के साथ उत्साहपूर्वक मौजूद थे। नड्डा के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अभिनंदन कर माहौल को उल्लासपूर्ण बना दिया। इसके बाद उनका काफिला परिसदन पहुंचा। आज शनिवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत नड्डा देवघर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व वे बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तथा सरदार पंडा धर्मरक्षिणी सभा के सदस्यों, संघ प्रतिनिधियों और पंडा समाज से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद वे एम्स देवघर का निरीक्षण भी करेंगे और वहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। धनबाद में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़, 22 लाख रुपए की नकली अंग्रेजी शराब जब्त। धनबाद जिला उत्पाद विभाग की टीम ने झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र की चांदकुइया बस्ती स्थित बीसीसीएल क्वार्टर में संचालित नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। टीम ने वहां छापेमारी कर करीब 22 लाख रुपए मूल्य की तैयार नकली शराब व भारी मात्रा में सामग्री जब्त की है। छापेमारी की भनक मिलते ही संचालक साधु चौहान व पवन चौहान मौके से फरार हो गए। एक्साइज
इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बीसीसीएल के एक आवास में लंबे समय से नकली अंग्रेजी शराब तैयार करने का कारोबार चल रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद तीसरा थाना पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई। छापेमारी में 90 पेटी तैयार नकली अंग्रेजी शराब, पैकिंग मशीन, रैपर, झारखंड सरकार का नकली हॉलमार्क, बड़ी संख्या में खाली बोतलें, काप व लगभग 200 लीटर स्प्रिट समेत भारी मात्रा में अन्य सामग्री जब्त की गई है। जब्त शराब व सामग्री की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यहां तैयार की जा रही नकली शराब को स्थानीय होटलों व बिहार में सप्लाई किया जा रहा था। संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हेमंत सोरेन ने आदिवासी प्रतिनिधियों का किया स्वागत, कहा संस्कृति, शिक्षा और प्रकृति की रक्षा हमारी प्राथमिकता। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में शुक्रवार को देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष की मिसाल रही है। बिरसा मुंडा से लेकर दिसोम गुरु शिबू सोरेन तक कई महान नेताओं के संघर्ष ने आदिवासी अस्मिता को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज ने मानव सभ्यता के निर्माण, संरक्षण और संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के दौर में इस समाज में और अधिक एकजुटता और जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकजुटता और आत्मनिर्भरता के बल पर ही समाज नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले समय में वे स्वयं देश के विभिन्न हिस्से में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर आदिवासी समाज के अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमें साबित करना होगा कि हम बिखरे हुए लोग नहीं बल्कि एक मजबूत राष्ट्र समुदाय हैं। गढ़वा में शिक्षक पर छात्राओं से अभद्र व्यवहार का आरोप, अभिभावकों और ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग। गढ़वा जिले के मंझियाव प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोरबे में छात्राओं से कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में शुक्रवार को अभिभावकों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सहायक शिक्षक दिनेश राम पर अश्लील बातें करने और धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करने का आरोप है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षक छात्राओं से आपत्तिजनक बातें करते हैं और विद्यालय में वंदे मातरम गाने पर भी रोक लगाते हैं। उन्होंने शिक्षक को निलंबित करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के निर्देश पर एएसआई रणवीर प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वीडियो के निर्देश पर ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया, जिससे करीब 2 घंटे तक बाधित रही मंझियाओं सुंडीपुर सड़क पर यातायात बहाल हो सका। इस घटना के कारण विद्यालय में 4 घंटे तक पठन पाठन पूरी तरह से बाधित रहा। अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीडीओ और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत भी सौंपी है। कक्षा 8 से 10 की कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक दिनेश राम अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं और धार्मिक विषयों पर अपने व्यक्तिगत विचार सौंपते हैं। धनबाद डीसी ने किया गैस प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, अब तक 2 महिलाओं की मौत, दहशत में लोग, स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात। धनबाद के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र में जहरीली गैस, कार्बन मोनोक्साइड रिसाव का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीते 2 दिनों में गैस के प्रभाव से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी केंदवाड़ी पहुंचे और प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मजदूर संघ नेताओं, स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में लगातार तैनात है। 4 से 5 एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर रखी गई है और डॉक्टर घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी समेत लगभग 10,000 की आबादी गैस से दुष्प्रभाव से परेशान है। लोगों का कहना है कि तेज दुर्गंध और जहरीली गैस से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बताया है कि खदानों में बचा कोयला रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे जो है बैक्टीरिया के कारण गैस बनती है। धरना पर बैठे तिवारी महतो का सरकार पर हमला, कहा गरीब छात्र पार्ट टाइम काम करने पर विवश, नहीं मिल रही छात्रवृत्ति। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव और मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के सामने धरना दिया। उन्होंने आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तुरंत जारी करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि आजसू छात्र संघ इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रहा है और गुरुवार को राज्यपाल को भी मांगों से जुड़े ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं।
महतो ने आरोप लगाया है कि बीते 2 वर्षों से इन वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और सरकार इस पर गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि गरीब किसान और मजदूर परिवारों के बच्चे पार्ट टाइम काम कर किसी तरह पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हेमंत सरकार की मैया योजना के लिए भी संसाधन जुटाने में कठिनाई हो रही है। राज्य सरकार बेहद तंग वित्तीय स्थिति से जूझ रही है और खजाना खाली होने जैसी स्थिति बन गई है। गिरिडीह में इंसानियत हुई शर्मसार, कुएं में तैरता मिला नवजात शिशु का शव। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम मंझलाडीह स्थित एक कुएं में शुक्रवार को एक नवजात शिशु का शव देखा गया। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। इस बीच मंझलाडीह पंचायत के मुखिया सत्येंद्र राउत ने कहा है कि जब ग्रामीणों ने कुएं में कुछ संदिग्ध चीज को देखा तो पास जाकर देखने पर नवजात का शव तैरता हुआ नजर आया। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए शव को कुएं से बाहर निकाला और तुरंत बरकट्ठा ओपी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी अमन कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मासूम की मौत हत्या है या कोई साजिश। फिलहाल नवजात को कुएं में किसने फेंका यह रहस्य बना हुआ है। इस घटना के बाद गांव में दहशत और गुस्से का माहौल है। लोगों की मांग है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उससे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। हजारीबाग जिला प्रशासन को नहीं थी जानकारी, रांची से आई टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जब्त किए अवैध शराब। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ में शराब का गोरख धंधा कुछ इस कदर चल रहा है कि इसकी जानकारी हजारीबाग जिला प्रशासन को भी नहीं थी। रांची से आई उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर शराब माफिया के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हजारीबाग जिला अवैध शराब कारोबार का अड्डा बनता जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अब एनएच के किनारे भी अवैध रूप से शराब बनाकर बेची जा रही है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन के पास भी नहीं है। रांची से आई उत्पाद विभाग की टीम ने हजारीबाग के बिशुनगढ़ के 8 माइल और बादी खरना में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और उसका कच्चा माल जब्त किया गया। मौके से 2000 लीटर तैयार अंग्रेजी शराब और 4000 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली शराब तैयार कर इसे बाजार में सप्लाई करने का संगठित गिरोह सक्रिय था। छापेमारी के दौरान टीम को बोतलों के ढक्कन, महंगे ब्रांड के रैपर, पैकिंग सामग्री और पंचिंग मशीन बरामद हुए हैं। बरामद सामग्री से यह साफ संकेत मिलता है कि यह लंबे समय से धड़ल्ले से अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, परंतु इस पूरे नेटवर्क का सरगना कृष्णा शाह बताया जा रहा है। इसका नेटवर्क बिशुनगढ़ से लेकर बिहार तक फैला है, जिसमें कई साझेदार शामिल हैं। 7 दिसंबर तक झारखंड के 11 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची समेत 11 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने बताया है कि 7 दिसंबर की सुबह तक रांची, खुंटी, रामगढ़, बोकारो, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में कहीं कहीं शीतलहर चलेगी। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट 7 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक के लिए प्रभावी है, यानी कि 7 दिसंबर की सुबह तक लोगों को ठिठुरन महसूस होगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से अभी ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद 3 दिन तक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। आदिवासी छात्र संघ का मार्च। आज लंबित छात्रवृत्ति और तकनीकी गड़बड़ियों का सड़क पर होगा विरोध। झारखंड में एक कल्याण छात्रवृत्ति योजना के 3 वर्षों से लंबित भुगतान और लगातार बनी तकनीकी अव्यवस्था को लेकर अब छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देगा। आदिवासी छात्र संघ ने इस मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें राज्य भर के छात्र जुटेंगे। आदिवासी छात्र संघ की ओर से जारी मीडिया इन्वाइट में बताया गया है कि छात्रवृत्ति भुगतान में देरी ने हजारों आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की पढ़ाई और करियर पर सीधा असर डाला है। संगठन का कहना है कि जब तक भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीकी रूप से स्थिर नहीं बनाया जाता, यह आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम विवरण की बात करें तो आज सुबह 10 बजे रांची कॉलेज मेन गेट से मार्च की शुरुआत होगी, जो कल्याण कॉम्प्लेक्स तक जाएगा। छात्र संगठन ने मीडिया से अपील की है कि वे मौके पर मौजूद रहकर इस आंदोलन की वास्तविक तस्वीर सामने लाएं, ताकि छात्रों की समस्याओं और उनकी मांगों को प्रभावी तरीके से उठाया जा सके।
रांची नगर निगम की अनोखी मुहिम, गीत और स्लोगन के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा जागरूक। शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने गीला और सूखा कचरा अलग करने को लेकर एक अनोखी मुहिम शुरू की है। निगम की टीमें इन दिनों घर घर जाकर गीत, स्लोगन और शायरी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। जागरूकता का यह नया अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। रांची नगर निगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग रोजमर्रा के कचरे को अलग अलग रखें ताकि उसका सही निपटान और रिसाइकलिंग हो सके। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा है कि यदि हर घर गीला और सूखा कचरा अलग किया जाए तो इससे पर्यावरण को बड़ा लाभ होगा। रामगढ़ में 7,80,000 की साइबर ठगी का खुलासा, देवघर से एक आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने 7,80,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी देवघर से हुई है। इस संबंध में पतरातू की अस्टीम कॉलोनी निवासी जवाहर लाल ने रामगढ़ साइबर थाना में पिछले 3 सितंबर को मामला दर्ज कराया था। थाने में दिए गए आवेदन में उसने कहा था कि साइबर ठगों ने उसके SBI बैंक खाते से 7,80,000 रुपए की अवैध निकासी की है। इस मामले के उद्भेदन के लिए रामगढ़ SP अजय कुमार के निर्देश पर DSP शाह साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में SIT गठित की गई थी। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के बांदरवासा गांव में छापेमारी कर आरोपी युवक जोगेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पैन कार्ड व साइबर फ्रॉड में उपयोग किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने साइबर ठगी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। रांची में जेवर दुकान खुलते ही गहनों से भरा बैग ले उड़े अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के गोंदली पोखर स्थित रुचि ज्वेलर्स से शुक्रवार को दिन दहाड़े 2 बाइक सवार अपराधियों ने गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से बाजार में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुकान मालिक शेखर सोनी ने बताया कि वे सुबह लगभग 10 बजे अपने घर से गहनों से भरा बैग लेकर दुकान पहुंचे। पूजा करते समय अचानक एक युवक दुकान में घुसा और बैग लेकर भाग गया। दूसरा अपराधी दुकान के बाहर बाइक पर इंतजार कर रहा था। दोनों अपराधी जल्द ही मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि बैग में लाखों रुपए के गहने थे। अनगढ़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सिल्ली पुलिस उपाधीक्षक DSP अनुज ने बताया कि यह लूट नहीं बल्कि अज्ञात अपराधियों द्वारा चोरी की घटना है। आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। गहनों की कुल कीमत की जानकारी अभी दुकान मालिक ने नहीं दी है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सदन में होगी विशेष चर्चा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला। शीतकालीन सत्र के दौरान विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर झारखंड विधानसभा में 1 घंटे का विशेष चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद स्पीकर कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सोमवार 8 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान विशेष चर्चा कराने का निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। आगामी सोमवार को सदन की कार्यवाही के बाद विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्ष द्वारा सदन में सवालों का जवाब सही मिलने का आग्रह किया गया, जिस पर सरकार के द्वारा समुचित जवाब मिलने का आश्वासन दिया गया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि विपक्ष की ओर से विधि व्यवस्था को लेकर सदन में विशेष चर्चा की लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर आखिरकार सत्ता पक्ष ने सहमति जताई तो, मगर इसमें अन्य मुद्दों को भी शामिल कर इसे खास नहीं बल्कि सामान्य बनाने की कोशिश की गई है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में आने का दिया न्योता। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम मार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान विक्रम मार्क ने मुख्यमंत्री को हैदराबाद में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण सौंपा। बैठक के दौरान झारखंड और तेलंगाना के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राज्यों के विकास मॉडल, नीति निर्माण और संभावित साझेदारी के क्षेत्र पर भी विचार साझा किए। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महातो कमलेश भी उपस्थित रहे।
रामगढ़ में लोहरा करमाली समाज का बैठक परिचर्चा सह मिलन समारोह 7 दिसंबर को लोहरा करमाली समाज समन्वय समिति झारखंड प्रदेश का एक दिवसीय बैठक परिचर्चा सह मिलन समारोह सामुदायिक भवन नयानगर बरकाकाना में आगामी 7 दिसंबर को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी शुक्रवार को मुंडा ढाबा बरकाकाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। समिति केंद्रीय उपाध्यक्ष पंचदेव करमाली ने बताया कि इस मिलन समारोह में जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से समाज के लोग काफी संख्या में पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष जगदीश लोहरा, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष छोटेलाल करमाली, अधिवक्ता शाह, केंद्रीय महासचिव मनसाराम लोहरा सहित समाज के कई गण्यमान्य उपस्थित होंगे। पूरे कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने, शिक्षा, दहेज प्रथा, खतियान त्रुटि, संस्कृति, कल्चर, धर्मगुरु, चुनाव में अपने समाज का दावेदारी आदि ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। गुमला में 50 एएनएम को मिला वात्सल्य डीजे किट, गर्भवती माताओं की जांच अब होगी और सटीक। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के अनुसार शुक्रवार को जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 50 चयनित एएनएम के बीच वात्सल्य डीजे किट का वितरण किया गया। उपायुक्त द्वारा सांकेतिक रूप से इस किट को एएनएम को सौंपते हुए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस डीजे किट के माध्यम से गर्भवती माताओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच अब अधिक सटीक और आसानी के साथ उनके क्षेत्र में ही की जा सकेगी। वात्सल्य डीजी किट में रक्तचाप मापन मशीन, शुगर जांच उपकरण, ताप मापी, गर्भवती शिशु की जांच उपकरण, हीमोग्लोबिन जांच उपकरण, पल्स जांच उपकरण और वजन मापने की मशीन सहित 7 तरह की आवश्यक जांच सुविधाएं एक ही बैग में उपलब्ध कराई गई है। यह किट ब्लूटूथ कनेक्टेड है, जिसके उपयोग से जांच रिपोर्ट स्वतः डिजिटल रूप से सेव हो जाएगी, जिससे मैनुअल एंट्री की आवश्यकता कम होगी तथा गर्भवती महिलाओं की पूरे 9 माह की चिकित्सा स्थिति की निगरानी आसानी से की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एएनएम को इसके उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण पूर्व में ही प्रदान किया जा चुका है। एसएनएमसीएच में अमृत फार्मेसी शुरू, 70% तक सस्ती मिलेंगी दवाएं, जेनेरिक और ब्रांडेड दवाएं होंगी उपलब्ध। उद्घाटन 10 दिसंबर को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसएनएमसीएच में मरीजों को अब सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की सुविधा मिलेगी। अस्पताल परिसर में अमृत फार्मेसी की शुरुआत कर दी गई है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर को किया जाएगा। यह पहल स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी महंगी लागत को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अमृत फार्मेसी में ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों तरह की दवाएं, सर्जिकल आइटम और विभिन्न प्रकार के इम्प्लांट बाजार कीमत से 30 से 70% तक कम दरों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह फार्मेसी केंद्र सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के सरकारी अस्पतालों में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जेएमए स्टोर्स में 12 लाख रुपए की चोरी का खुलासा। कंपनी के 20 साल पुराने कर्मचारी ने की थी वारदात। 8,91,000 रुपए बरामद। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में स्थित जेएमए स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से 12 लाख रुपए की चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के ही 20 साल पुराने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कंपनी प्रबंधन ने 1 दिसंबर को बिष्टुपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि कार्यालय की अलमारी से 12 लाख रुपए नकद गायब हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने कार्यालय परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, संदिग्ध कर्मचारियों के मोबाइल लोकेशन का मिलान किया और संबंधित कर्मचारियों से गहन पूछताछ की। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस का शक कंपनी के एक कर्मचारी पर गया। गहराई से और कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी कर्मचारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों से कुल 8,91,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। शेष राशि के बरामदगी के लिए पुलिस आगे की पूछताछ और छापेमारी कर रही है। चौपारण में उत्पाद विभाग पर शराब माफिया का हमला, गिरफ्तार तस्कर को छुड़ाया, लाखों की अवैध शराब बरामद। हजारीबाग स्थित चौपारण थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई के दौरान अवैध शराब तस्करी गिरोह के सदस्यों ने विभागीय टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में अपराधी एक गिरफ्तार तस्कर को छुड़ाकर मौके से फरार होने में सफल रहे। हजारीबाग उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण प्रखंड के परसात्री क्षेत्र में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है और इसे बिहार भेजने की तैयारी चल रही है।
सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रात करीब 10 बजे छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने देखा कि एक टेम्पो गाड़ी से इको वाहन में बड़ी मात्रा में शराब ट्रांसफर की जा रही है। टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। मौके से 720 बोतल ओल्ड मोंक रम बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 से 10 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान रंजीत यादव नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो शराब को बिहार ले जाने की तैयारी में शामिल था। हालांकि छापेमारी स्थल की सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की गाड़ी को ओवरटेक किया और टीम पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों में पिंटू यादव, पप्पू यादव और रंजीत यादव सहित 6 से 7 लोग शामिल थे। वे टेम्पो और गिरफ्तार रंजीत यादव को छुड़ाकर फरार हो गए। उत्पाद विभाग ने इको वाहन और बरामद शराब को सुरक्षित कब्जे में लेकर कार्यालय पहुंचा दिया है। बोकारो में लाखों की चोरी, 20 मिनट में की वारदात। सोने घर से जेवरात नकदी ले गए चोर, शादी में खुंटी गए थे मकान मालिक। बोकारो के बालेडी ओपी थाना क्षेत्र के तातरी मानगो में गुरुवार देर रात सुचेंद्र मिश्रा के सोने आवास में लाखों की चोरी हुई। 2 अज्ञात चोरों ने घर से सोने, चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। यह वारदात रात लगभग 1:50 से 2:10 के बीच हुई। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर तालाब के किनारे से आते और फिर घर में प्रवेश करते हुए दिखे हैं। फुटेज के अनुसार चोरों ने महज 15 से 20 मिनट के भीतर तीनों अलमारियां तोड़ दी और उनमें रखे सामान को बैग में भरकर फरार हो गए। चोरी का पता शुक्रवार सुबह तब चला जब नौकरानी काम करने पहुंची। उसने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और कमरों के भीतर अलमारियां खुली हुई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को जानकारी दी। बालेडी ओपी जरीडी थाना पुलिस, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने पूरे घर का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया। गृहस्वामी सुचेंद्र मिश्रा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए खुंटी गए हुए थे, जिसके कारण पूरा घर खाली था। प्रारंभिक आकलन में उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए के कीमती जेवरात और सामान चोरी हुए हैं, जबकि सीसीटीवी में दिख रही गतिविधियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल नुकसान 25 से 30 लाख रुपए तक हो सकता है। गुमला में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आगमन, सिविल कोर्ट का किया निरीक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान शुक्रवार को गुमला पहुंचे। आगमन पर सर्किट हाउस में पुलिस बल द्वारा उन्हें गरिमामय गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने सिविल कोर्ट गुमला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से मुलाकात कर जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था के संचालन, वादों की स्थिति, लंबित मामलों के निष्पादन और आधारभूत संरचनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने न्यायालय परिसर में मौजूद सुविधाओं का अवलोकन किया और आवश्यकता अनुसार सुधार के लिए दिशा निर्देश भी दिए। डीएवी स्कूल की बसों में डीटीओ ने पकड़ी भारी चूक, 43,000 का काटा चालान। गुमला के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गुमला प्रशासन की सख्ती लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार 5 दिसंबर को जिला परिवहन पदाधिकारी, डीटीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने डीएवी स्कूल को जांच के दायरे में लिया। इस दौरान स्कूल बसों और निजी वाहनों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें एक विंगर वाहन जब्त किया गया और 43,000 का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया। इस दौरान डीएवी स्कूल में चल रही बसों की जांच के दौरान डीटीओ और डीईओ ने नियमों की घोर अनदेखी को लेकर प्रिंसिपल को कड़ी फटकार लगाई। बसों में निम्न गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसमें कई बसों में लगे अग्निशामक यंत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी, जो आपातकाल में बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती थी। साथ ही बहुत सी बसों में सीसीटीवी और जीपीएस जैसी अनिवार्य सुरक्षा उपकरण नहीं लगे थे। बसों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त लाइटें लगी पाई गई, जिस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने 43,000 का भारी जुर्माना लगाया। जांच अभियान की सूचना मिलते ही कई टेम्पो और सवारी गाड़ियां भागती हुई दिखी, जिसके कारण बच्चों को लेने उनका अभिभावक विभिन्न स्थानों से अपना काम छोड़कर स्कूल पहुंचे। सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर बच्चों के अभिभावक से भी जुर्माना वसूला गया। बिना हेलमेट पहने बच्चों को लेने आए कई अभिभावकों का ऑनलाइन चालान काटा गया। अधिकारियों ने एक बार फिर दोहराया है कि सिर की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।